कभी जब बीजेपी आई थी तो क्या उसका नारा क्या था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, पर आज बीजेपी खुद ही कांग्रेस युक्त हो रही है जी। बड़े बड़े घरानों के जो आदमी थे, नेता लोग थे, और भी दूसरे नेता थे जो कांग्रेस के थे, वो सभी बीजेपी में हैं। तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त कहाँ हो गई? बीजेपी खुद कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है। मोदी जी जब आए थे कि मैं तो फकीर हूँ, झोली उठा के चल दूंगा, जी। आज झोली उठा के कहाँ चला है? अगर झोली उठा के चलना होता तो 1-1 अरब 2-2 अरब के जहाज़ों में नहीं चलता, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में कोई नहीं चलता। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवगिरी जी महाराज, और देवगिरी महाराज इस टाइम पे टक्कर दे रहे हैं बड़े बड़े जो खानदानी पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पारंपरिक पार्टियां हैं, उनको टक्कर देने के लिए हिसार लोकसभा से उतरे हैं। क्या इनका एजेंडा है, क्यों ये इलेक्शन में कदम इन्होंने रखा, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं बाबा जी? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और थोड़ा अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय, हम नगूरा में रहते हैं जी। और अब हमारा सब कुछ नगूरा ही है, नगूरा के ही बासिंदे हैं। वैसे अब हमारा हिसार लोकसभा क्षेत्र सारा ही अपना हो गया है। जी जी। और हम सभी हिसार लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को और सभी जनता को राम राम कहते हैं। सभी को नमस्कार। बाबा जी, एक टीस होती है दिल में, किस टीस को लेके आप लोकसभा से उतरे हैं, क्यों आपने इलेक्शन लड़ने की ठानी? हमारे मन में टीस किसानों की, मजदूरों की और जो बेरोजगारी चरम सीमा पर आ रही है, इसकी टीस को लेकर ही जी सबसे ज़्यादा हम राजनीति में उतरे हैं। वैसे हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हुए पर इन मुद्दों को मंच बिना नहीं उठा सकते ना, इसलिए हम राजनीति के क्षेत्र में पैर रखा है, जिससे कि हम अपने मजदूर भाइयों की, किसानों की और बेरोजगारों की पूरी जोर से आवाज़ संसद में गूंजा सकें। लेकिन आमतौर पे जो चुनाव लड़ना काम है ना, वो तो अमीर हस्तियों का काम है, पैसे वालों का काम है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे ये सब? हमारा एडजस्ट हमारी पब्लिक करती है, जो हमारे गांव में वो एडजस्ट कर रहे हैं किस तरह हमने चुनाव लड़ना है और कहां से पैसा आना है। सभी गांव के 100, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये चंदा देके, इस तरह हमारे 8 गांव साथ देके चुनाव लड़ रहे हैं हम। अच्छा, अब तक बाबा जी आपने जो आपका अभियान है, चुनावी अभियान जो है, कहाँ कहाँ आप वोट की अपील करने जा चुके हैं और कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? लगभग हम 8 विधानसभा में जा चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ हमें लोगों का। किसी गांव ने समर्थन वगैरह, किसी खाप ने भी समर्थन दिया है आपको? देखो, खाप का तो समर्थन नहीं है, बाकी गांवों का समर्थन बहुत है हमारे पास। आदमपुर में भी बहुत गांव का समर्थन है, हमारे यहाँ भी कई गांव का समर्थन है हमारे पास। बिना समर्थन के तो आप जानते हो कि राजनीति में उतरा नहीं जाता, तो हमें समर्थन है, इसीलिए हम राजनीति में पूरे जोर से प्रचार कर रहे हैं अपना। आपने भगवा धारण किया हुआ है, तो ये सरकार तो भगवा वालों की मानी जाती है, तो आप इसके खिलाफ ही कैसे उतरे हुए हैं? सरकार भगवादारों की मानी जाती है, पर भगवा तो है तो नहीं। कभी मोदी जी जब आए थे कि मैं तो फकीर हूँ, झोली उठा के चल दूंगा, जी। आज झोली उठा के कहाँ चला है? अगर झोली उठा के चलना होता तो 1-1 अरब 2-2 अरब के जहाज़ों में नहीं चलता, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में कोई नहीं चलता। जो महात्मा है, भगवाधारी है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो तो सिंपल होता है, आम पब्लिक में रहने वाला होता है। मोदी तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में चलता है, उससे देश पे कितना खर्चा आता है, अरबों रुपए का खर्चा होता है डेली। जी जी। बाबा जी, अगर आपको जनता मौका दे देती है, हिसार की जनता, तो कौन से पहले काम हैं जो आप मुख्य तौर पे आप पहले अपनी पहली कलम से करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहली कलम से मैं अपने क्षेत्र का स्वास्थ्य व्यवस्था, जल की व्यवस्था जी, और किसानों के जो समय पे खाद बीज नहीं मिलता और उन्हें दर दर धक्कर खाने पड़ते हैं, उन समस्याओं को सबसे पहले, किसान मजदूरों की समस्याओं को दूर करूंगा और बेरोजगारी को जमा ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जहां तक भी है बेरोजगारी कम करने की पूरा प्रयास करूंगा। जी जी। तो आप सिर्फ हिसार से ही लड़ रहे हैं कि आपने और जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं? हमारे इस टाइम 2 ही कैंडिडेटों के कागज़ पास हुए हैं, एक गुड़गांव से और एक हमारा हिसार से। पास होने का मतलब कुछ मतलब साजिश करके हटाया गया है या फिर आप लड़ ही 2 लोग रहे थे बस? नहीं, लड़े तो हम 10 के 10 रहे थे, पता नहीं उनके किस कारण फार्म कैंसिल हो गए या उन्होंने किसी दबाव में करवा दिए।
तो ये तो उनको पता है, पर हम दो कैंडिडेट ने मजबूती के साथ लड़ रहे हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आ रहे। अच्छा, किसानों की बात आपने सबसे पहले की, तो किसान संगठन कुछ एक ऐसे हैं जो आपके लिए आगे आए हों, जो जिन्होंने आश्वासन दिया हो आपको कि हम आपका साथ दे रहे हैं? देखो, किसान जो है ना, वो खुल के किसी पार्टी के साथ नहीं है, और जो खुल के किसी पार्टी के साथ हैं तो वो उन्होंने अपने ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने बंदे छोड़ रखे हैं, वो ही खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, किसान आंदोलन में जो डेथ हुई, जितनी मौत हुई हैं, उसका क्या लगता है कितना असर इलेक्शन में पड़ेगा? इलेक्शन में बहुत असर पड़ेगा किसान की जो मौत हुई है। हम भी गए हैं किसान आंदोलन में, दिल्ली बॉर्डर पर भी गए थे, 26 जनवरी को वहीं थे। वहीं से हमें राजनीति के में आने की लालसा उठी है कि कभी हम भी क्यों किसान हैं, पीछे मजदूरी करी हुई है, तो हम हर वर्ग का, किसान मजदूर सभी वर्ग का दुख जानते हैं, इसलिए हम राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि आपकी तरह के जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं या छोटी पार्टियों के जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको खरीद फरोख्त की भी कोशिश की जाती है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है अब तक? अभी तक हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हम बिकने वाले है ही नहीं है, साधु सन्यासी बिकते ही नहीं है। तो हमारी तो सच्चाई है, मोदी जी तो देखो जिसको भी कहते हैं, जो भी नेता है, आईडी ला के उसको झुका लेते हैं अपनी तरफ, खरीद लेते हैं। बड़े बड़े लोगों नेताओं का दल बदल लिया। कभी जब बीजेपी आई थी तो क्या उसका नारा क्या था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, पर आज बीजेपी खुद ही कांग्रेस युक्त हो रही है। बड़े बड़े घरानों के जो आदमी थे, नेता लोग थे, और भी दूसरे नेता थे जो कांग्रेस के थे, वो सभी बीजेपी में हैं। तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त कहाँ हो गई? बीजेपी खुद कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है। बीजेपी तो ये कहती है कि जिन्होंने राम मंदिर का जो इनविटेशन था वो ठुकराया, हम उनको ठुकराएंगे, जनता उनको ठुकराएगी। बीजेपी वालों ने कहाँ दिया थी इनविटेशन? उसको दिया थी जो बड़े लोग थे, छोटे स्तर पर कहाँ दिया थी? उन्होंने तो जो उनको दिया थी, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको ही इनविटेशन दिया थी। चलिए 1 मिनट के लिए राजनीति को साइड में रख देते हैं, तो नरेंद्र मोदी के कोई काम जो आपको अच्छे लगते हैं? देखो, काम शुरू में बहुत अच्छे करे थे, पर उसके बाद उन्होंने जैसे काम करे, अंधी भक्ति चला रखी है, जो कि वो मोदी को मानेगा वो मेरा भक्त होगा। तो राम की भक्ति छोड़कर मोदी की भक्ति कराने लगे हैं ये। अच्छा बाबा जी, आगे कुछ दिन बाद ही विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो उसके लिए भी कोई खास एजेंडा है? उसके लिए भी आपने फ्यूचर प्लान कोई तैयार किया है? बिल्कुल, सभी 90 सीटों पे कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। अगर हमारी सरकार आती है तो जो अपने संविधान में 73वां संशोधन है, जिसमें गांव की सरकार गांव से चलती है, और 74वां संशोधन है शहर की सरकार शहर में चलती है, जो कि संसद में पास हो रहा है, पर कोई सरकार उसको लागू नहीं करती। सबसे पहले तो वो लागू करेंगे हम, हमारी पार्टी। मेन एजेंडा हमारी पार्टी का यही है। जी जी। जो लोग आपको देख रहे हैं ना, वो आपको वोट देना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको वोट क्यों दें, क्या खासियत है आप में? हमारी खासियत है, हम ईमानदारी के साथ, बिल्कुल बिना भेदभाव के, बिना लालच के, अपनी लोकसभा क्षेत्र का पूरा तहे दिल से विकास करने की हमारी योजना है। इसलिए हम राजनीति में आए हैं और इसीलिए हम वोट मांग रहे हैं। आपने है ना एक पंपलेट बनवाया हुआ है, उसमें अपने सिग्नेचर भी कर रखे हैं, तो मुख्य काम थोड़ा बता दीजिए ऑन कैमरा, क्या क्या काम आप करवाने वाले हैं? उसमें पहला मुख्य एजेंडा भी हमने आपको बताया थी कि जो गांव की सरकार के अधिकार हैं तो उसको लागू करना, शहर की सरकार है जो, उसके मतलब सारे एजेंडे लागू करने। दूसरा, किसान भाइयों को 50% MSP दिलाने की, और किसानों को समय पे खाद बीज मिलने की, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा हो बढ़िया। और तीसरा, बेरोजगारी बिल्कुल ही ख़त्म करने की योजना है। चौथा, हर घर में शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, फ्री स्वास्थ्य हो। ये हमारे मेन एजेंडे होंगे, और अब भी यही हमारे मेन एजेंडे हैं। रणजीत सिंह से मेरी बात हुई, जयप्रकाश जी से मेरी बात हुई, नैना सुनैना दोनों से मेरी बात हुई। सबके अपने अपने दावे हैं। मैं 2 लाख से जीत रही हूँ, मैं इतने लाख से जीत रहा हूँ, मैं इतने लाख से जीत रहा हूँ। देवगिरी जी महाराज का क्या दावा है? देखो, मुफ्त के दावे करने का तो कोई वादा नहीं है। पब्लिक ही सब कुछ करती है, और हम पहले भविष्यवाणी नहीं करते, क्योंकि पब्लिक के हाथ में सब कुछ होता है। कहने के तो हम भी कहते हैं 8 लाख वोट से जीत रहे हैं,
पर ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। जब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा पब्लिक उसको चुन के भेजती है। लेकिन बाबा जी आप लोगों के बीच तो जा रहे हैं, पब्लिक को आप भांपने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, पैनी नज़र है पब्लिक पे आपकी, तो क्या लगता है कितने वोट आपको मिलेंगे? हमारी विजय होगी, कम से कम हम 1-1.5 लाख वोट से जीतेंगे जी। और कोई खास संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? हमारा बस यही खास संदेश है कि आने वाली 25 तारीख को नारियल फार्म पर मोहर लगाएं और एक बार मुझे भी सेवा का मौका दें। आपने देखा होगा राजनीति में एक ही घराने के 3 खड़े हुए हैं और जयप्रकाश भी है, समय के साथ बदल जाता है। कभी उसी परिवार का हिस्सा हुआ करे था, उसी में से आया, आज कांग्रेस में चला गया, टाइम आता है बदल जाता है। जी जी। तो आप मेन लड़ाई किससे मान रहे हैं अपने इस इलेक्शंस में? रणजीत से मान रहे हैं कि जेपी से मान रहे हैं? हमारी दोनों से ही मेन लड़ाई है। तो दूसरे तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं आप? देखो नंबर पब्लिक देखेगी, हम नहीं देखते। वो काम हमारी हिसार क्षेत्र के वोटरों के हाथ में है। झूठे वादे, झूठ बोलना ये हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप जातिवाद को लेकर आपका क्या नज़रिया है इलेक्शंस में? हमारा जातिवाद को लेकर नज़रिया, हमारा बढ़िया भाईचारा था हिंदुस्तान में। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे गांव में। आजकल सरकारों ने जातिवाद में बांट के हमारे सभी भाईचारे को ख़त्म करने के रूप में चल रही हैं, जिससे हमारा भाईचारा ख़त्म हो जाए और आपस में ही लड़ाई झगड़े कराने लगे हैं। किसी आरक्षण के मुद्दे पे, किसी धर्म के जाति के नाम पर इन्होंने इतनी फूट डाल दिया और फूट डाल के ही आज राज कर रही हैं ये सरकारें। हम अगर आ गए ना तो इसको ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे फूट को और लूट को। जातिवाद की फूट है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो देवगिरी जी महाराज को आपने सुना और बेहतरीन एजेंडे के साथ आगे बढ़े हुए हैं। सच्चाई कितनी है और बनने के बाद ये क्या कर सकते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप खुद सोचे विचारें और बाबा जी ने जो बातें कही हैं उन पे आप कुछ और कहना चाहते हैं सर? हम लिखित एजेंडा लेके आए हैं, हमारे साइन हो रहे हैं और हमारे इस टाइम पे हमने लिख के दिया है। अगर हम उसको नहीं पूरा करेंगे तो कभी भी हमारा वोटर हमें कोर्ट में ले जा सकता है। एफिडेविट दिया हुआ है। जब तक हम 5 साल अगर जीत जाते हैं, संसद में रहते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम पे कभी भी केस कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टी लिखित इसी तरह अपना स्टाम्प पेपर पर देती है तो हम उसका समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लिख के देने के बाद बात कहीं ना कहीं पुख्ता हो जाती है। और आमतौर पे गांव में ये कहावत भी है कि मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दूँगे तने। तो ये इस तरह की बातें बाबा जी ने बताई और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।